क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक आम इंसान को बार बार नजरअंदाज किया जाता है तो वो अंदर से क्या महसूस करता है? जब दुनिया उसे जोकर बना देती है तब उसकी हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा होता है। आज की ये कहानी उसी इंसान की है, आर्थर की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां अमीर और गरीब तो साथ रहते हैं, लेकिन उनके दिल कभी नहीं मिलते। अमीर लोग गरीबों को सिर्फ नजरअंदाज ही नहीं करते, बल्कि उन्हें इंसान समझना भी छोड़ चुके हैं। उनका लाइफस्टाइल, उनकी सोच, सब कुछ अलग है। इसी बेमेल शहर में रहता है एक आम इंसान, आर्थर फ्लेक। आर्थर अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता है। उसकी दुनिया छोटी है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसे कॉमेडी से बेहद लगाव है और उसका सबसे बड़ा सपना है कि एक दिन वो भी एक मशहूर कॉमेडियन बने, सबको हंसाए, तालियां बटोरे। उसका आदर्श है एक फेमस टेलीविजन होस्ट, और आर्थर हर दिन खुद से कहता है, एक दिन मैं भी उनके शो में खड़ा रहूंगा, उनके साथ। अपना सपना पूरा करने के लिए आर्थर मेहनत करता है, चाहे जैसी भी नौकरी मिले वो करता है। एक दिन हम उसे देखते हैं जब वो एक कंपनी के एड बोर्ड को लेकर सड़कों पर खड़ा होता है, जोकर के गेटअप में। लेकिन तभी कुछ शरारती लड़के आते हैं। पहले वो उसे चिढ़ाते हैं, फिर उसका साइन बोर्ड छीन लेते हैं और भाग जाते हैं। आर्थर उनके पीछे दौड़ता है। हंसाने वाला जोकर अब अपने सम्मान के लिए भाग रहा है, लेकिन वो लड़के उसके साथ बेरमी से मारपीट करते हैं, उसका साइन बोर्ड तोड़ देते हैं और खुद आर्थर को भी बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। गहरी चोटें लेकर वो पहुंचता है अपने ऑफिस, उम्मीद के साथ कि उसका बॉस उसकी बात सुनेगा, उसे समझेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसका बॉस उस पर ही चिल्ला उठता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? बच्चे भला ऐसा क्यों करेंगे? तुम बहाने बना रहे हो। इतना ही नहीं, बॉस उसे कहता है कि अब उसे उसकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। आर्थर के अंदर पहले से ही आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन इस बार तो उसका मन जैसे टूट ही गया। वो कुछ कह नहीं पाता, बस चुपचाप ऑफिस से निकल जाता है। उदास मन से सोचता है, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता? वो थकाहारा अपने घर लौटता है और फिर करता है एक अजीब चीज। वो म्यूजिक चलाता है और डांस करने लगता है। कभी कभी मुस्कान के पीछे छिपा होता है ऐसा दर्द जो दुनिया समझ ही नहीं पाती। जिसे लोग मजाक समझते हैं, वही किसी की हकीकत बन जाती है। हम देखते हैं कि आर्थर की बॉडी काफी कमजोर और थकी हुई लगती है, जैसे मानो जिंदगी ने उसका सब कुछ निचोड़ लिया हो। अगले दिन वो अपने घर लौटते हुए अपने एक कलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। उसका कलीग अफसोस जताता है और कहता है, यार ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी। आजकल के बच्चे भी हद करते हैं। वो फिर अपनी जेब से एक गन निकालकर आर्थर की ओर बढ़ाते हुए कहता है, इसे अपने पास रख लेना, मुश्किल वक्त में काम आएगी। आर्थर पहले तो मना करता है, लेकिन उसका दोस्त जबरदस्ती गन थमा देता है और फिर अलविदा कहकर चला जाता है। अब सीन बस का है। आर्थर अपने सीट में बैठा होता है और उसके सामने एक छोटा बच्चा बैठा है। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है और बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी उस बच्चे की मां गुस्से में कहती है, हटो, परेशान मत करो हमें। इस पर आर्थर हंसने लगता है और वो रुकता नहीं। दरअसल हमें यहां बताया जाता है कि आर्थर को एक सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वो अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। गलत टाइम पर, गलत जगह पर उसे हंसी आ जाती है। वो उस लेडी को एक छोटा कार्ड देता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी ये हंसी बीमारी की वजह से है। इसके बाद वो घर आता है और अपनी दवाइयां लेने लगता है। असल में वो बहुत गरीब होता है और ये मेडिसिन्स काफी महंगी होती है, इसलिए वो गवर्नमेंट के एक मेडिकल सेंटर से दवाई फ्री में लेता है। फिर एक दिन वो अपनी सोशल वर्कर से मिलने जाता है। वो उसे कहती है, अपनी डायरी दिखाओ, तुम क्या क्या लिखते हो? जैसे ही वो डायरी खोलती है, उसमें लिखा होता है, मैं वैसे नहीं मरना चाहता। जैसे मैंने अब तक जिंदगी जी है, ये पढ़कर माहौल
थोड़ा भावुक हो जाता है। फिर आर्थर अपने घर आता है, जहां उसकी मां उससे पूछती है, क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया? आर्थर उदासी से जवाब देता है, नहीं मां, आज भी नहीं। यहां हमें बताया जाता है कि थॉमस एक बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन है। लोग उससे डरते हैं और उसकी मां को लगता है कि अगर थॉमस को उनकी हालत के बारे में पता चले तो वो मदद जरूर करेगा। अगले दिन आर्थर जब बाहर से लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है। उसके साथ उसकी प्यारी सी छोटी बेटी भी होती है। आर्थर को वो औरत बहुत पसंद आती है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर लौट आता है। वही घर पर उसकी मां फिर से पूछती है, थॉमस का कोई लेटर आया? इस पर आर्थर गुस्से में कहता है, आपको उससे क्या मतलब है? वो हमारी मदद नहीं करेगा। फिर एक दिन वही सिंगल मदर अचानक आर्थर के घर पर आती है। वो कहती है, मैं कुछ समय से देख रही हूं, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? आर्थर थोड़ी झिझक के साथ जवाब देता है, हां, मुझे तुम अच्छी लगती हो। ये सुनकर वो लड़की हंस देती है। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती पनपने लगती है। अब एक नया मोड़ आता है। आर्थर को एक और जगह जोकर की जॉब मिलती है। ये एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है, जहां उसे बच्चों का एंटरटेनमेंट करना होता है। जब वो वहां डांस कर रहा होता है, तभी अचानक उसकी पॉकेट से वही गन नीचे गिर जाती है। बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ भी हैरान रह जाता है। ये गन इसके पास क्या कर रही है? ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है। तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोलीग ने सब कुछ बताया। कि तुमने खुद उसे गन ली? ये वही मोड़ है जहां आर्थर का दिल फिर से टूट जाता है। उसे याद आता है कि उसका कोलीग, जिससे वो इंसान समझकर भरोसा कर रहा था, उसने तो उसे जबरदस्ती वो गन थमाई थी। अब वही गन उसके हाथों में एक बोझ बन गई है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर थकाहारा ट्रेन में घर जा रहा होता है। ट्रेन में 3 बिजनेसमैन भी होते हैं, लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे। ये थॉमस वेन के आदमी थे, शहर के सबसे ताकतवर इंसान के नुमाइंदे। ये तीनों एक मासूम सी लड़की को ट्रेन में छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को अपने मानसिक बीमारी की वजह से अचानक अनकंट्रोलेबल हंसी आने लगती है। उसकी हंसी किसी मजाक की नहीं, बल्कि एक दर्द की चीख होती है। लेकिन वो तीनों इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि आर्थर उनका मजाक उड़ा रहा है। बिना कुछ सोचे समझे वो तीनों आर्थर को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं, इतनी बेरहमी से कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आर्थर उनके सामने सफाई देने की कोशिश करता है, मैं हंस रहा हूं क्योंकि मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर अचानक उसके अंदर का डर गुस्से में बदल जाता है। आर्थर अपनी जेब से वही गन निकालता है और उन तीनों को वही ट्रेन में शूट कर देता है। वो वहां से भाग जाता है, अंदर से हिल चुका होता है। उसकी सांसें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, मैंने 3 लोगों को मार डाला। भागते भागते वो एक सुनसान बाथरूम में खुद को बंद कर लेता है। पहले तो वो डरता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं हुआ था। वो डांस करने लगता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक अजीब सा सुकून है, जैसे उसने पहली बार कुछ अपने लिए किया हो। फिर वो घर आता है और टीवी पर न्यूज चल रही होती है। न्यूज एंकर कहता है कि थॉमस वेन ने बयान दिया है, तीनों मारे गए लोग मेरे एम्प्लॉय थे। उन्हें एक जोकर्स नामक अपराधी ने मार दिया। लेकिन मजे की बात यह थी कि शहर के गरीब लोग अब जोकर को हीरो मानने लगे थे। उनके लिए जोकर कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत था। एक ऐसा चेहरा जो अमीरों के जुल्म के खिलाफ आवाज बन रहा था। इसके बाद आर्थर अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे बताती है कि ये उनकी आखिरी मीटिंग है। गवर्नमेंट ने फंडिंग बंद कर दी है। अब वो उसकी फ्री थेरेपी नहीं कर सकती। एक और झटका, आर्थर फिर से टूट जाता है, जैसे उसकी जिंदगी से एक और सहारा खींच लिया गया हो। कुछ दिन बाद हम उसे एक कॉमेडी शो में देखते हैं। वो कोशिश करता है लोगों को हंसाने की, लेकिन उसकी हंसी अब भी उस पर हावी है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो कॉमेडी कर रहा है
या फिर अपने दर्द को छुपा रहा है। शो पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। घर आकर उसकी माँ उसे एक चिट्ठी देती है और कहती है, बेटा, ये लिटिल थॉमस वेन के लिए पोस्ट कर दो। जब आर्थर उस चिट्ठी को पढ़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जो उसकी पूरी जिंदगी को झकझोर देता है। गुस्से में वो अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है, तुमने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? उसकी माँ उसे बड़ी भावुकता से बताती है, बेटा, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। दरअसल थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे। हम शादी करना भी चाहते थे, लेकिन बेटा, मैं बहुत गरीब थी और वो एक बहुत बड़े अमीर घर से था। हमारी मोहब्बत को समाज ने कबूल नहीं किया और हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ा, मजबूरी में। ये सब सुनकर आर्थर के दिल में हलचल मच जाती है। वो अब अपने असली बाप यानी थॉमस से मिलने निकल पड़ता है। जैसे ही वो थॉमस के घर के गेट तक पहुंचता है, वहां उसे एक छोटा बच्चा दिखता है। वो बच्चा गेट के पीछे खड़ा होकर था। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां थॉमस का बटलर आ जाता है। वो उस बच्चे से सख्ती से कहता है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, और फिर आर्थर को घूरते हुए बोलता है, तुम यहां से चले जाओ। आर्थर अब चुप नहीं रहता। वो पूरी हिम्मत से कहता है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती। मेरी मां ने थॉमस के यहां 30 साल काम किया है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूं। इतना सुनते ही बटलर हंसते हुए कहता है, तुम भी पागल हो और तुम्हारी मां भी। उसने ये पूरी कहानी अपने मन से बनाई है। थॉमस का उससे कोई लेना देना नहीं था। ये बातें सुनकर आर्थर अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि उसकी मां को अचानक अटैक आया है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। आर्थर हॉस्पिटल में बेंच पर चुपचाप बैठा होता है। तभी वहां 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो सीधा सवाल करते हैं, ट्रेन में जो 3 लोग मरे थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? आर्थर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर शांत आवाज में जवाब देता है, नहीं, मुझे क्या पता होगा। उसे धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि इन पुलिस वालों ने वही सवाल उसकी मां से भी पूछे थे, जिनकी वजह से उसकी मां को स्ट्रेस में आकर हार्ट अटैक आ गया था। घबराया हुआ आर्थर भागता हुआ हॉस्पिटल के उस कमरे में जाता है जहां उसकी मां भर्ती है। वहीं पर वो सिंगल मदर भी होती है जिसे वो पसंद करने लगा था। तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है और उस न्यूज शो का होस्ट और कोई नहीं बल्कि वही कॉमेडियन होता है जिसे आर्थर बचपन से अपना आइडल मानता आया था। वो जिसे देख देख कर आर्थर हंसना सीखा था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद टीवी स्क्रीन पर आर्थर की एक क्लिप दिखाई जाती है और वो कॉमेडियन उसके बोलने के अंदाज और हंसी का मजाक उड़ाता है। वो क्लिप उस शो की थी जिसमें आर्थर स्टेज पर जोक सुनाने गया था और नर्वस होकर अजीब तरह से हंस पड़ा था। अब वही पल पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया है। ये देखकर आर्थर अंदर से बुरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली वही आज मेरा मजाक उड़ा रहा है। उधर थॉमस अपने घर में टीवी पर न्यूज देख रहा होता है। शहर में हंगामा मचा हुआ है। गरीब तबका सड़कों पर निकल आया है। सब जोकर का मास्क पहने हुए हैं। ये लोग अमीरों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हर तरफ विद्रोह और नफरत का माहौल है। लेकिन इस सब को देखकर आर्थर के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि लोग अब उसके जैसे बनने लगे हैं। जोकर जहां ये स्ट्राइक हो रही होती है, वही पास में एक बड़ा थिएटर है जहां अमीर लोग एक फिल्म देखने आए होते हैं। उसी थिएटर के अंदर थॉमस भी मौजूद होता है। बाहर का माहौल बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंचती है और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसी अफरातफरी का फायदा उठाते हुए आर्थर चुपचाप थिएटर के अंदर दाखिल हो जाता है। वो सीधा थिएटर के वॉशरूम में जाता है और वहां थॉमस से आमना सामना हो जाता है। आर्थर बहुत शांति से, नरमी से कहता है, मैं आपका बेटा हूं। मेरी मां और आप कभी साथ हुआ करते थे। लेकिन थॉमस गुस्से में इनकार कर देता है, मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता
और फिर अचानक आर्थर को जोर से मुक्का मारता है। आर्थर की नाक से खून बहने लगता है। थोड़ी देर बाद जब आर्थर घर लौटता है तो पुलिस का कॉल आता है। वो उससे उस दिन की पूछताछ करना चाहते हैं जब 3 लोगों का मर्डर हुआ था। उसी दौरान आर्थर को यह भी पता चलता है कि उसका फेवरेट कॉमेडियन, जिसने उसकी क्लिप अपने शो में चलाई थी, अब उसकी वजह से हाई रेटिंग्स ले रहा है। लोग उस शो को अब और ज्यादा पसंद करने लगे हैं। ये सब जानकर आर्थर अजीब सा खुश हो जाता है और उसी शो में बतौर गेस्ट शामिल होने के लिए तैयारियां करने लगता है। लेकिन तभी उसे थॉमस के बटलर की बात याद आती है। तुम्हारी मां पागल थी, इसका सच जानने के लिए आर्थर एक मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी मां का इलाज हुआ था। वो वहां से अपनी मां की मेडिकल फाइल चुरा लेता है। उस फाइल में जो सच सामने आता है वो उसकी जिंदगी को हिला देता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी मां का किसी के साथ अफेयर था, जिसने ना सिर्फ उसे शारीरिक रूप से बहुत मारा बल्कि आर्थर के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया। और इसी अब्यूज के दौरान आर्थर को सिर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो आज इस मानसिक स्थिति में है। ये सब जानकर आर्थर टूट सा जाता है और उस सिंगल मदर के पास जाता है जिसे वो समझता था कि उससे प्यार करता है। लेकिन वहां एक और सच्चाई सामने आती है। वो औरत असल में कभी थी ही नहीं। वो तो सिर्फ आर्थर की कल्पना थी। अब आर्थर को लगने लगता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ झूठ था, यहां तक कि उसकी मां भी। गुस्से और दर्द से भरकर वो हॉस्पिटल जाता है और अपनी मां को तकिए से मार देता है। घर लौटते हुए उसे एक पुरानी फोटो मिलती है, उसकी मां की, जिसके पीछे लिखा होता है, मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है। और ये लाइन किसी और ने नहीं बल्कि थॉमस ने लिखी थी। अब आर्थर को एहसास होता है कि शायद उसकी मां झूठ नहीं बोल रही थी। ये सब जानकर वो अपना जोकर वाला मेकअप करने लगता है। लेकिन अब वो हंसी सिर्फ मेकअप तक ही सीमित रह जाती है। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है और कौन उसके साथ है। तभी अचानक उसका वही पुराना कोलीग आ जाता है। उसकी ओर देखकर कहता है, दोस्त, ट्रेन में 3 लोगों का बेरमी से कत्ल हो चुका है और हाल ही में तुम्हारी मां की भी हत्या हो गई। मैं बस उसी के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये सुनते ही आर्थर के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे लगता है जैसे फिर से लोग उसकी जिंदगी को नर्क बनाने आ गए हैं। गुस्से में पागल होकर वो अपने कोलीग पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। अब वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फिर वो बड़े ही जोश और खुशी के साथ अपने फेवरेट कॉमेडियन के लाइव शो में जाने की तैयारी करता है। रास्ते में वो एकदम जोश में होता है, डांस करता हुआ, स्टेप्स मारता हुआ, पूरा रास्ता जैसे उसका स्टेज हो। इसी दौरान अचानक कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी सामने आ जाते हैं। ये वही अफसर हैं जो ट्रेन वाले हत्याकांड की जांच कर रहे थे। लेकिन आर्थर, यानी अब जोकर भी चालाक था। वो मौके की नजाकत समझता है और फौरन भाग खड़ा होता है। भागते भागते वो एक ट्रेन में घुस जाता है। लेकिन ये ट्रेन कुछ अलग ही होती है। उसमें पहले से ही कई लोग जोकर के कॉस्ट्यूम में थे। चारों तरफ सिर्फ जोकर ही जोकर थे। पुलिसकर्मी इतने सारे जोकरों में असली वाले को पहचान ही नहीं पाते और इसी भीड़ का फायदा उठाकर आर्थर वहां से चुपचाप बाहर निकल जाता है। अब उसका अगला कदम था अपने आइडल कॉमेडियन के लाइव शो में जाना। जब वो स्टूडियो पहुंचता है तो उसका फेवरेट कॉमेडियन उसे देखकर मुस्कुराता है और पूछता है, क्या तुम भी जोकर बने हो? क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट का हिस्सा हो? आर्थर बस मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, आप बस इतना बताइएगा कि मैं एक आम सा जोकर हूं, बाकी कुछ मत कहिएगा। अब स्टेज पर लाइव शो शुरू हो चुका है। ऑडियंस तालियों से स्वागत करती है। हर कोई जोकर की इस स्टाइल और कॉन्फिडेंस को सराह रहा था। सबकी नजरें सिर्फ उसी पर थी। कॉमेडियन उसे शो के दौरान सवाल करता है, तुम यहां जोकर बनकर क्यों आए हो? आर्थर शांत तरीके से जवाब देता है, क्योंकि मैं हमेशा से खुश रहना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग भी मुस्कुराएं, खुश रहें। जब लोगों ने मुझे इस जोकर की तरह पसंद किया तो मैंने सोचा, क्यों ना मैं हमेशा यही बन जाऊं।
फिर अचानक एक बड़ा धमाका करता है आर्थर। वो लाइव शो के बीच में ही सबके सामने चौंका देने वाला सच उगल देता है। उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए थे, उन्हें मारा मैंने ही था। ऑडियंस सन्न रह जाती है। वो कहता है, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब तक न जाने कितने गरीब मरे, कितने अमीरों ने गरीबों को बिना किसी डर के बेरमी से खत्म कर दिया, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। पर आज जब एक गरीब इंसान ने एक अमीर को मारा तो सब चीखने लगे, शोर मचाने लगे। लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता, या फिर क्या अमीर लोगों में वाकई कुछ खास होता है? आर्थर कहता है कि ये सोसाइटी पूरी तरह से सड़ चुकी है। अब कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सबको सिर्फ अपना मतलब निकालना आता है। और अगर आज तुमने मुझे अपने शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे शो की रेटिंग्स बढ़ रही है। लेकिन आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन, जो उस वक्त शो को होस्ट कर रहा होता है, वो कहता है कि ऐसी बातें हर बार सच नहीं होती। आर्थर को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा होता है कि सब अब भी उससे झूठ बोल रहे हैं। वो गुस्से में अपनी जेब से गन निकालता है और उसी शो के बीच लाइव कैमरा पर सबके सामने उस होस्ट को शूट कर देता है। पूरा सेट दहल उठता है। लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन आर्थर, उसे जरा भी डर नहीं लगता। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। पुलिस तुरंत पहुंचती है और आर्थर को अरेस्ट कर लेती है। उसे गाड़ी में बिठाया जाता है ताकि उसे जेल ले जाया जा सके। लेकिन रास्ते में आर्थर देखता है, सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में उसके सपोर्ट में खड़े हैं। हर तरफ मास्क पहने हुए लोग जोकर के रूप में उसे अपना नेता मानने लगे थे। उसी भीड़ में से कुछ लोग एक एम्बुलेंस उठाते हैं और उसे पुलिस की गाड़ी में पूरी स्पीड से टक्कर मार देते हैं। गाड़ी पलट जाती है और अब जोकर यानी आर्थर बाहर आ चुका होता है। अब वो एक सिंबल बन चुका है। वो कार की छत पर चढ़ जाता है। पूरी भीड़ उसे देख रही होती है। लोग चीयर कर रहे थे, उसका नाम ले रहे थे। उसके चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी उंगलियों से वही जोकर वाली स्माइल बना लेता है। फिर दोनों हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। एक ऐसी हंसी जिसमें छुपा था दर्द, अकेलापन और क्रोध। अब वो उन सब के लिए हीरो था। लोग उसे समझने लगे थे, सराहने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ थॉमस वेन अपनी बीवी और बेटे के साथ शहर छोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक और जोकर उनका रास्ता रोक लेता है और थॉमस और उसकी बीवी को गोली मार देता है, बेटे को छोड़ देता है। सीन कट होता है और अब हम आर्थर को एक साइकेट्रिस्ट के पास देखते हैं। वो वहां भी हंस रहा होता है। डॉक्टर पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? आर्थर मुस्कुराकर जवाब देता है, आप ये फीलिंग कभी नहीं समझ पाएंगी। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा होता है, जिससे पता चलता है कि शायद उसने फिर से कुछ किया है। एक आम इंसान कैसे धीरे धीरे एक खतरनाक क्रिमिनल में बदल जाता है, ये कहानी उसी का नमूना थी। जब एक इंसान को बार बार तोड़ा जाए, हर बार उसके जज्बातों की कद्र न की जाए, तो फिर वो इंसान नहीं, एक कहानी बन जाता है। एक ऐसी कहानी जो दुनिया को हिला देती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। कभी कभी सबसे ज्यादा हंसने वाले ही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। ये कहानी थी उस इंसान की जिसे दुनिया ने जोकर बना दिया। कभी किसी को इतना मत तोड़ो कि वो खुद को भूलकर दुनिया को जलाने लगे।